जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और आज के समारोह में उपस्थित डीजीपी सखी जो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आने वाले दिनों में एक रोल मॉडल बनने वाली हैं, कृषि सखी, पशु सखी के लिए चिन्हित हमारी बहनें, मीडिया के मित्रों, देवियों तथा सज्जनों, मुझे लगता है कि आज का जो ये क्षण है ये बड़ा इमोशनल है, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी, क्योंकि 3 साल पहले इसी महीने में 1 सितंबर को जब मैं भारत सरकार में था तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत करने का अवसर मुझे मिला था। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तालकटोरा स्टेडियम से उसे लॉन्च किया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लॉन्च के 2-3 दिन पहले कुछ पत्रकार मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि इससे फ़ायदा क्या होगा। एक बात मैंने उनसे कही थी कि पोस्टल डिपार्टमेंट देश के हर कोने में है और 3 लाख से ज़्यादा जो हमारे डाक विभाग के, जिन्हें हम डाकिया कहते हैं, वो अब बैंकर बन जाएंगे, क्योंकि इतने अधिक बैंक खोलना ग्रामीण इलाकों में ये दुष्कर कार्य था और बैंकिंग सेवाओं के विकास के कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम नागरिक तक ये सुविधाएं पहुंचाएंगे। वित्तीय समावेशन, जिन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, देश के दूर दराज के हिस्सों में भी लोगों को प्राप्त हो सके, उसमें इसका बड़ा योगदान होगा। गाँव वालों का भरोसा बहुत होता है डाकिए पर। मैं समझता हूँ कि सामान्य रूप से केवल वो एक ज़माना था जब चिट्ठी पहुँचाता था और अनेक हमारे बुजुर्ग या बहनें या माताएं जो पढ़ना नहीं जानती थीं, उनके लिए वो चिट्ठी पढ़ करके उनको समाचार देने का काम भी करता था। तो ये जो भरोसा था डाकिए में, मुझे लगता है कि उस भरोसे के कारण पोस्ट पेमेंट बैंक पूरे देश में जिस कदर फैला, यहाँ अभी मैं मेहता जी से पूछ रहा था, यहाँ भी काफ़ी ब्रांचेज खुली हैं लेकिन और खुलने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि वो भी काम आने वाले दिनों में हम सब पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जम्मू कश्मीर में 1 GP 1 DGP सखी मिशन के अंतर्गत डीजीपी सखी का कार्यक्रम आज शुरू हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बहनों पर, गांव वालों को जितना भरोसा पोस्टमैन पर है, उससे कम भरोसा हमारी बहनों पर नहीं होगा और सिर्फ पैसा निकालने या जमा करने का केवल वो काम नहीं करेंगी, बल्कि एडिशनल सर्विसेज भी दे पाएंगी। किसान मानधन योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, बाकी अनेक सर्विसेज वो दे सकती हैं। एक सुझाव डॉक्टर सहरीज को मैं दूंगा कि एक कार्यक्रम हम लोग यहाँ चला रहे हैं, 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्रेनिंग अनेक युवाओं को यहाँ दी जा रही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से। एक सेंटर श्रीनगर में है, एक जम्मू में। कोविड के कारण जितनी संख्या में लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती थी, शायद उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी तक 1000 लोग ट्रेन हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये जो आज बहनें हमारी चयनित हुई हैं, हमारे DPI के कुछ साथी वहाँ उनके साथ, उनको यहाँ भी भेजा जा सकता है, या मुझे लगता है कि हमारे ही लोग मास्टर ट्रेनर बन जाएं। इन बहनों को अगर हम वो ट्रेनिंग भी देते हैं तो इनकी आय का जो स्रोत है वो निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ जाएगा। अभी डॉक्टर सहरीज ने विस्तृत प्रेजेंटेशन किया है और मुझे लगता है कि 2000 गाँव में ये सुविधा पहुँचाने का प्रयास प्रथम चरण में हो रहा है। ये न मान लें कि लक्ष्य 2000, ये फर्स्ट फेज में 2000 महिलाओं तक ये सुविधा पहुंचाई जा रही है। 80 बहनों को आज चयनित किया गया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही 1 ग्राम पंचायत 1 डीजीपी सखी के लक्ष्य को हम सब प्राप्त करेंगे। और मैं आज कहना चाहूँगा कि ये बैंकिंग की होम डिलीवरी करने में सबसे ज़्यादा सहायक ये हमारी बहनें बनने जा रही हैं। तो एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है कि अब बैंकिंग की होम डिलीवरी भी हो सकती है। कई बार लोग सवाल करते हैं, मेहता जी ने बड़ा विस्तार से बताया
कि ये जनधन, ये डिजी धन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके फ़ायदे क्या। मुझे लगता है कि मैं उसमें वक्त नहीं जाया करता हूँ, लेकिन एक दूसरा पक्ष में उजागर करना चाहता हूँ। सामान्य रूप से गांव का मैं भी रहने वाला हूँ, आप में से अधिकांश लोग गांव में रहते हैं। जब हमको पैसे की ज़रूरत होती थी तो साहूकार से, सूदखोर से पैसा हमारे लोग लेते थे, और एक बार जो इस कर्ज के कुचक्र में फंस जाता था, हेवी इंटरेस्ट देना पड़ता था, तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है वो ये जो गांव में साहूकार या सूदखोर लोग हैं जो हेवी इंटरेस्ट रेट पर पैसा देते हैं, उनसे मुक्ति का एक नया रास्ता आज डॉक्टर सहरीस, विपुल पाठक जी की पूरी टीम ने, मैं समझता हूं कि एक नया रास्ता प्रारंभ किया है। फ्रेंच एक अर्थशास्त्री थे, थॉमस पिकेटी, एक किताब उन्होंने लिखी कैपिटल, और ये जो साहूकार वाली व्यवस्था है उसके बारे में उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, ब्लैक होल ग्रोथ। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो जैम ट्रिनिटी माने जनधन, आधार और मोबाइल, इसका लाभ देश के लोगों को किस तरह से मिल रहा है, और विशेष रूप से उन लोगों को जो हाशिए पर थे, मुझे लगता है कि वो आज औपचारिक रूप से फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड कर लिए गए। और पहली बार इतिहास में बैंकिंग की पहुंच से दूर रहने वाले करोड़ों लोग बैंकिंग की सुविधा से जुड़े हैं, इस प्रणाली में शामिल हुए। जब डीबीटी के जरिए मुहिम शुरू हुई कि समाज के कमज़ोर वर्गों को जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू दी जाएंगी, तो आप उसका परिणाम देखिए कि 100% जो सहायता की राशि है वो लाभार्थी के अकाउंट में चला जा रहा है। पहले क्या होता था और कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, मुझे लगता है कि इस बात को समझने की ज़रूरत है। पिछले महीने अगस्त में सरकारी योजनाओं के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पिछले 7 वर्षों में फाइनेंशियल इंक्लूजन की इस मुहिम के जरिए देश में 43 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 1,46,231 करोड़ रुपए अभी गए हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट और ट्रांसपेरेंट ढंग से गया। अकेले जम्मू कश्मीर में 17 लाख जनधन अकाउंट खोले गए, और बाकी अन्य अकाउंट जोड़ लें तो 1.25 करोड़ की आबादी वाले यूटी में, जम्मू कश्मीर में, एक बैंक जिसे आप जम्मू कश्मीर बैंक जानते हैं, उसके पास 1,18,00,000 अकाउंट हैं, एक बैंक के पास। मैं उन बैंकों की बात नहीं कर रहा हूं जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, स्टेट बैंक है, अनेक बैंक हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। और अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के कार्यक्रमों को मुहिम की तरह नहीं चलाया गया होता तो शायद हम डीजीपीएस सखी की कल्पना भी नहीं कर पाते। शायद जिन गरीबों के पास दुर्घटना बीमा योजना नहीं थी वो 2 लाख रुपए के बीमा कवर से वंचित थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से ही जब ये कोरोना का पैंडेमिक आया, मैं समझता हूँ कि वित्तीय सहायता देने में जम्मू कश्मीर का प्रशासन अगर सफल हो सका, समर्थ हो सका, चाहे वो किसान हो, चाहे कमज़ोर वर्गों के लोग हों, मजदूरी करने वाले लोग हों, तो बिना किसी विलंब के पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से, ट्रांसपेरेंट ढंग से लोगों की मदद करने में हम सफल हो पाए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर बैंक में भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, और इस परिवर्तन के साक्षी यहाँ की आवाम है। अब ये आम आदमी का बैंक हो गया, पहले ये कुछ लोगों का बैंक हुआ करता था। और ये बात मैं जानबूझ करके कह रहा हूँ कि अभी 1800 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हुई हैं, और मुझे गर्व है इस बात को आपके बीच कहते हुए कि केवल योग्यता, मेरिट के आधार पर हुआ है। कोई यह नहीं कह सकता कि किसी और कारण से नियुक्ति हुई है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आया। लोग कहते हैं साहब परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन यही हुआ है कि किसी के दरवाजे पर बिना चक्कर काटे हुए प्रतिभायुक्त नौजवान को, प्रतिभायुक्त युवती को अपने आप सरकारी नौकरी मिल रही। एक नई व्यवस्था जम्मू कश्मीर में काम लागू हुई है, और मैं समझता हूँ इसी से स्थिति बदलेगी। जो भौगोलिक स्थिति हमारी है, निश्चित रूप से दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी बैंक तक नहीं पहुँच पाते हैं उन्हें बिना किसी दिक्कत किए हमारी बहनें डीजीपीए द्वारा बैंक और तमाम सर्विसेज जिसका जिक्र अभी डॉक्टर सहरीस ने किया है, उनके दरवाजे पर
पहुंचा सकेंगे। दूसरे सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि डीजी पे कृषि के साथ साथ कृषि सखी और पशु सखी, ये 3 नए माध्यम बनेंगे, जिससे विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में मैं मानता हूं कि यह ऐतिहासिक काम होगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर इस दिशा में जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि पूरे मुल्क के सामने एक अपने ढंग की अलग मिसाल होगी। विमेन एम्पावरमेंट के अनेकों कार्यक्रम, हौसला, तेजस्विनी, उम्मीद, राइज टुगेदर, इस तरह के अनेक कार्यक्रम पिछले दिनों प्रारंभ हुए हैं और हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने महिलाओं के जिस समानता की बात कही है वह जमीन पर हकीकत हो, इसके लिए हर प्रयास जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया है कि जिस देश में नारी की पूजा होती है वहाँ उनका सशक्त अस्तित्व स्थापित हो सके, इसलिए सबको प्रयास करना चाहिए। और हम अपनी बहनों को और यहाँ उपस्थित लोगों को भरोसा देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन हर कोशिश करेगा, हर मुमकिन कोशिश करेगा कि बहनों को अधिक से अधिक सहायता उनके एम्पावरमेंट में किया जा सके। आप कोई भी किताब उठा लीजिए, एक बात जरूर आएगी उसमें कि सदियों से महिलाओं ने जम्मू कश्मीर और यहाँ की संस्कृति को जीवित रखने और उसे शक्तिशाली बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो क्वीन दिद्दा हो, कोटा रानी हो, लालदेद हो, हब्बा खातून हो, माता रूप भवानी हो, डॉक्टर गिरजाधर हो, या अभी हाल में हम सबसे बिछुड़ गई पद्मा सचदेव हो, सबने यहाँ की सामाजिक और आर्थिक चेतना को विकसित करने का काम किया है और अपने गुणवत्तापूर्ण कार्यों से इस जम्मू कश्मीर के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। स्कूल के दिनों में 18वीं शताब्दी के कवि पर्सी शैली की एक कविता आप में से भी कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ाई जाती थी हमारे यहाँ, कैन मैन बी फ्री इफ विमेन बी ए स्लेव। यह संभव है कि पुरुषों की सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता ऑर्गेनिक रूप से महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है और उस मूल भावना के साथ हम सब महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं और हर कोशिश इसलिए हम सब करेंगे। मित्रों, मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात कहने में मुझे प्रसन्नता है। अभी 2 विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशन थे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो गोल्ड मेडल्स बांटे गए, एक में 70% से ज़्यादा बच्चियाँ थीं, दूसरे में 68% से ज़्यादा बच्चियाँ थीं। ये जो परिवर्तन हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये सुखद परिवर्तन है और इसीलिए मैंने कहा कि अनेक क्षेत्रों में हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ हमारे भाइयों से, हमारे बच्चों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुरुषों का भी है, महिलाओं का भी है। इसे विकसित, सुंदर और दिव्य और भव्य जम्मू कश्मीर बनाने के लिए सभी एक दूसरे के साथ खड़े हों। मैं समझता हूँ ये समय की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि दुनिया का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि महिला की स्थिति में सुधार न हो, क्योंकि पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना संभव नहीं, केवल पुरुष आगे बढ़ें इससे समाज या क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता है। ये परिवर्तन अब दिखाई पड़ रहा है। आज जहाँ एक तरफ महिला साक्षरता की दर भी यहाँ बढ़ रही है, दूसरी तरफ महिला एंटरप्रेन्योर की संख्या बढ़ रही है और ये बड़े गर्व की बात है। मुझे जम्मू कश्मीर की महिलाओं पर, उनकी क्षमता पर हद से ज़्यादा भरोसा है और मैं कहना चाहता हूँ कि आपके योगदान से इस जम्मू कश्मीर को विकास के नए मुकाम पर पहुँचाने की हर कोशिश की जाएगी। अखबारों में मैंने अभी पढ़ा था कि पंपोर के लादू गांव की 200 महिलाओं ने मिलकर इस साल मई में उम्मीद स्कीम के तहत सैफरन ब्रांड नाम का हैंड वॉश और फेनाइल बनाना शुरू किया और मार्केट में उन्होंने अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह बना ली। अनंतनाग की रहने वाली जबीना हो या कठुआ की गीता देवी हो, उन्होंने अपना खुद का अस्तित्व निर्मित किया है। उम्मीद कार्यक्रम से आज की तारीख में 4 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी और अभी जिस प्रोग्राम को यहाँ लॉन्च किया गया है उसमें बिजनेस स्केल को बढ़ाने के लिए डॉक्टर शहरीज के पास 3500 से ज़्यादा आवेदन आए और इस साल का लक्ष्य मैंने डॉक्टर शहरीज और पाठक जी की टीम ने रखा है कि 11,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हम
अभी इस वर्ष और बनाएंगे तो कल्पना कीजिए कि कितनी बहनें यहाँ के प्रगति में, यहाँ के विकास में योगदान देने वाली हैं। ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हर्ष का विषय है, क्योंकि मैं इस मत का हूँ कि महिला सशक्तिकरण के बिना परिवार, समाज, राज्य, देश और मानवता का विकास अधूरा होगा। और महात्मा गांधी बापू ने कहा था कि जब महिला शिक्षित होती है तो केवल परिवार नहीं बल्कि 2 परिवार शिक्षित होते हैं, क्योंकि जहाँ पैदा हुई उसको भी शिक्षित बनाती है और जहाँ जाती है उस परिवार को भी शिक्षित बनाती है। मुझे लगता है कि जब एक आवाम को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, तो अपनी बहनों को मजबूत बनाना ये सबसे महत्वपूर्ण काम होगा, जिम्मेदारी होगी। प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि DGPay के जरिए महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाकर बाकी एडिशनल सर्विसेज से जोड़ने और आर्थिक मदद मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। लैपटॉप खरीदें, उसके लिए सस्ते दर पर उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, पैसा भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके विवरण में मैं जाने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि डॉक्टर सहरीश ने विस्तार से बताया है। जिन बहनों को जोड़ा गया है इस कार्यक्रम से, उनसे मैं जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों पर व्यक्तिगत रूप से मुझे और जम्मू कश्मीर के पूरे प्रशासन को फक्र है, नाज है, और मैं पूरी निष्ठा से ये आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि आप किसी भी मामले में किसी से कम नहीं हैं, बल्कि केवल साथ नहीं चलेंगी, आगे बढ़ करके, आगे चल करके जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान करेंगी। जम्मू कश्मीर का लक्ष्य महिलाओं को सम्मान देने का है, उन्हें पुरुषों के बराबर अवसर देने का है। इसके अलावा अन्य 2 योजनाओं, कृषि सखी और पशु सखी, भी महिलाओं को एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर में एम्पावर करेंगे। इसका मुझे पूरा भरोसा है। आप सब जानते हैं कि पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से जहां डिफरेंट सेक्टर्स को नुकसान पहुंचा, वहीं हमारी कृषि दर 3.6% बढ़ी है। और अगर हम रूरल इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो आज की तारीख में देश की 73% महिलाएं कृषि क्षेत्र से जुड़ी हैं, जबकि पुरुषों की संख्या मात्र 55% है, 55% है। इस क्षेत्र में भी महिलाएं सशक्त हों, ये सोचने की आवश्यकता अब नहीं रह गई है, बल्कि इस पर काम करने की आवश्यकता है। और इसी को लेकर के आज ये फैसला, आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। इससे संबंधित एक बात मैं कहूँ, पुलवामा जिले की 10 बहनों ने मिलकर चांदनी नामक ग्रुप बनाया। आज वह प्रोफेशनल तरीके से अपने डेयरी फार्म का बिजनेस चला रही हैं। उधमपुर की हमारी एक बहन है जोया, BSc पास है, और आज अन्य बहनों के साथ मिलकर के एक सफल डेयरी उद्योग स्थापित कर चुकी हैं। अपने परिवार का पूरी तरह से सक्षम ढंग से भरण पोषण कर रही हैं। ऐसे लाखों उदाहरण यहाँ आपको मिल जाएंगे विमेन एम्पावरमेंट के, जिनका नेतृत्व खुद अब विमेंस कर रही हैं और सही मायने में महिला सशक्तिकरण की पहल को सार्थक बना रही हैं। मित्रों, ये एक विचार का सही अवसर है कि जब हम देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये कार्यक्रमों को गांव-गांव में संचालित करने का प्रयास हो रहा है। इस अवसर पर यह सोचने की जरूरत है कि जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तो महिलाओं का परिवार में, कार्य क्षेत्र में, समाज में तथा जम्मू कश्मीर में क्या स्थान होगा। क्या हम जेंडर भेदभाव रहित समतामूलक समाज की स्थापना कर पाएंगे? क्या संगठित होकर सामाजिक आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार हम अपनी बहनों को दिला पाएंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे, किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से समाज में नई चेतना आई है, उस दृष्टि से महिलाओं की प्रगति के साथ सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, हमारी संस्कृति कहती है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, नारियों की पूजा होती है, वहीं देवताओं का निवास होता है। जहाँ उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ अच्छे काम भी विफल हो जाते हैं। मैं पूरी यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हमारी बहनें हमारी मानवता का आधा हिस्सा हैं, और इस आधे हिस्से को उसका सही सम्मान, उनकी क्षमता के अनुकूल वातावरण बनाना, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर का मजबूत इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर यूटी में तैयार करने के लिए
उधमपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट में एक विमेन इंडस्ट्रियल इस्टेट भी तैयार किया जा रहा है और हैदराबाद के पश्चात जम्मू कश्मीर ये दूसरा स्थान होगा जहां विमेन इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाने का फैसला यहाँ के प्रशासन ने किया है। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन जो काम कर रहा है वह उसी आंदोलन का हिस्सा है। गांव में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली बहनें, शिक्षा से वंचित बहनें और उनके उत्थान के कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप यहाँ का प्रशासन देना चाहता है और जम्मू कश्मीर के सभी हिस्सों में ऐसी बहनों की पहचान कर उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें आर्थिक सहयोग देना, उन्हें एम्पावर करना, ताकि न सिर्फ वो सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें बल्कि इस जम्मू कश्मीर के समग्र विकास में योगदान भी दे सकें और अभिन्न अंग भी बन सकें। इसी उम्मीद के साथ दो पंक्तियाँ कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगा। ख्वाब आँखों में फिर एक जगने लगा, ख्वाब आँखों में फिर एक जगने लगा, आसमां चाँद तारों से सजने लगा। जब से मुझको लगा तू समंदर सा है, जब से मुझको लगा तू समंदर सा है, मेरी आँखों से दरिया सा बहने लगा, दरिया सा बहने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।